नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गबन भाग 12। लेखक मुंशी प्रेमचंद। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वो कह सकता है कि इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है? वो मर जाएगा, पर ये उज्र बहाना ना करेगा। वो कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वो तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वो मन में डर रही थी कि कहीं ये महाशय ये न कह बैठें, सर्राफ से पूछ कर कहूंगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमा ने वीरता के साथ कहा, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वो खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं? रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आज देर हुई? रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूं। क्या वकील साहब के यहां गए थे? रमा, जी हां, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, ये रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राहर्स्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमा, अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूं। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊं। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूंगा। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूंगा। कुर्सियां, मेजे, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की जरूरत, न मजदूर की। उन्हीं मूसल चंद को रगड़ूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूंगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखवा चुके हैं ना? रमेश, अजी, अभी 6 और बाकी है, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीजों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीजें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, ये बहुत अच्छा किया। बहुत से आदमी हो जाते तो भब भड़ भीड़ भाड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फायदा? दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीजें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीजों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन सा गमला कहाँ रखा जाए, कौन सी तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था। न इनकी सी कह सकता था, न उनकी सी।
दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहां आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या यह जरूरी बात है कि इन जराजरासी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदम कद आईने रखे जाते हैं। ये तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं जैसी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गर्ज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चराया है? दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। ये चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरा कटोरी, गिलास, लोटा सला किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया। अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। ये क्या कि आधा तीतर आधा बटेर। कोट पतलून पर चौगोशिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जुबान बंद हो जाएगी, लेकिन ये जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरणटा हेड क्लर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो। उसी किरण को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है। खूब, मानता हूं। दयानाथ, ये तो आपकी जुबान है। उसे किरणटा, चमरेलियन, पिपली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं। और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली आए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, ये मेरे पिता है और ये मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने ना हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले। सक पकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर ही से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। ये कहते हुए वह रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से कह तो दिया होगा। रमा ने निह संकोच होकर कहा, जी हां, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार, निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वह जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था। लेकिन इस देवी के साथ ये कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद न रही होगी। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहें तो 800 का बनवा दूं। रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए।
उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100 रुपए के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी? चीज तैयार हो जाती, तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद आओ। मेरी आदत है कि जो काम करती हूं जल्द से जल्द कर डालती हूं। विलंब से मुझे उलझन होती है। ये कहकर वो मोटर पर बैठ गई और मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हां, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है। ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती है। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला ला सकती है। यहां तो चाहे हम मर जाए तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से बाहर पांव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई ये अंग्रेजियत नहीं देखी जाती। क्या करे? संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंख फटी, पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन ये औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। ये क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वो जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए। दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। भौं चढ़ाकर बोला, जी हां, जरूर चाल चल रहा हूं। उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूं। यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेंपते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जालसाज बना दिया और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुभा क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको ये ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूं। इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूं ईमान से कमाकर खर्च करता हूं। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हां, यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है, किसी को नहीं होती। वो अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझें तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाओ। रमेश बाबू यहां मौजूद है। आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं। ये मेरी खातिर झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने ये ढंग अख्तियार किया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिक लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूं, लेकिन जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूं। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सतपथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ये किस्सा तो हो चुका। अब ये बताओ, उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था। 6 नोट थे, शायद 100 के थे। रमानाथ, ठग लाया हूं। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट झपट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आंच न आने पाए। किसी को कानों कान खबर ना हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं। वो जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे लूंगा, मगर आदमी से डरता हूं। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई है। रमेश, तो चलो, मैं एक अच्छे सर्राफ से बनवा दूं।
ये झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए अपने पास ही से खर्च कर दो, पर वह यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेकनामी तो शायद ही मिले, हां, बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा। यहां कुछ तैयारी तो थी नहीं। रमानाथ, कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई। कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपए बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेंपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपए ले लिए होते तो शायद उथल पुथल न होती। वो अपनी सफलता पर खुश होती, पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वो पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। ये मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी।